बीएचयू गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसे वैकल्पिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 के रूप में जाना जाता है, भारत के ब्रिटिश शासन में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। इसे ब्रिटिश संसद द्वारा पहले के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का नाम विलियम पिट के नाम पे पड़ा है, जो इसके अधिनियम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इस महत्वपूर्ण कानून ने भारत में ब्रिटिश हिस्सेदारी पर दोहरे नियंत्रण की प्रणाली शुरू की, जहां ब्रिटिश सरकारें और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों की शासन में भूमिका थी। हालांकि अंतिम अधिकार फिर भी ब्रिटिश सरकार के पास था। यह व्यवस्था 1858 तक लागू रही। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट अगस्त 1784 में पारित किया गया, जिसका उद्देश्य पहले के विनिमयन अधिनियम में मुद्दों को संबोधित करना था। इस नए कानून ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन और सार्वजनिक परियोजनाओं को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। इसने भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रों में नागरिक और सैन्य शासन मामलों की देखरेख के लिए 2 कैबिनेट सदस्यों सहित 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की। इसके अलावा अधिनियम ने भारत में प्रशासन का पुनर्गठन किया, एक गवर्नर जनरल और 3 उनकी परिषद के अधिकार 3 सदस्यों को परिषद का अधिकार दिया। इस सेटअप ने परिषद के सदस्यों के बीच असहमति के मामले में निर्णय लेने की अनुमति दी। इसने युद्ध, रणनीतिक गठबंधन और राजस्व के मामलों में मद्रास और बॉम्बे पर बंगाल प्रेसिडेंसी की सुरक्षितता पर भी जोर दिया। कुल मिलाकर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण और दक्षता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन लाए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रावधान। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एवं व्यावसायिक कार्यों के बीच एक महत्वपूर्ण अलगाव ला दिया। जबकि कंपनी ने अपने व्यावसायिक गतिविधियां जारी रखीं, अधिनियम ने विशेष रूप से भारत में इसके सार्वजनिक मामलों और प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार की निगरानी बढ़ा दी। इस निरीक्षण में सहायता के लिए नियंत्रण बोर्ड नामक एक नई इकाई की स्थापना की गई। इस बोर्ड में प्रमुख अधिकारी शामिल थे, जिनमें राजकोष के चांसलर, राज्य सचिव और 4 प्रिवी काउंसिलर सदस्य शामिल थे, जो सभी राजा द्वारा नियुक्त किए जाते थे। राज्य सचिव ने नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में क्या कार्य किया। नियंत्रण की इस दोहरी प्रणाली में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक, न्यायालय और ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले नियंत्रण बोर्ड भी शामिल था। इसके अतिरिक्त अधिनियम के अनुसार सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों को पदभार ग्रहण करने के 2 महीने के भीतर भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों में अपनी अपनी संपत्तियों का खुलासा करना आवश्यक था। अधिनियम ने शासन संरचना में भी बदलाव किए। गवर्नर जनरल की परिषद को 3 सदस्यों तक कम कर दिया गया, जिसमें एक भारत में ब्रिटिश क्राउन की सेना का कमांडर इन चीफ था। गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति प्रदान की गई और अधिनियम में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर बंगाल प्रेसिडेंसी की श्रेष्ठता स्थापित की गई, जिससे प्रभावी रूप से कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में संचालन के तरीकों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। इसने कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों के बीच स्पष्ट अलगाव पेश किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अधिनियम इन क्षेत्रों के बढ़ते महत्व को स्वीकार करते हुए भारत में ब्रिटिश संपत्ति का उल्लेख करने वाला पहला अधिनियम था। प्रमुख परिवर्तनों में एक यह था कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन पर सीधा नियंत्रण प्राप्त कर लिया। 1773 के पिछले विनिमयन अधिनियम के विपरीत, जहां सरकार का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश मामलों को विनियमित करना था, पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी को ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया, जिससे भारतीय प्रशासन प्रभावी रूप से प्रत्यक्ष सरकारी प्राधिकरण के अधीन हो गया। इसके अलावा इस अधिनियम ने अपने भारतीय क्षेत्रों के भीतर नागरिक और सैन्य प्रशासन दोनों में ब्रिटिश क्राउन के अधिकार को अधिक मजबूती प्रदान किया। हालांकि यह ध्यान देने योग्य बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी भी वाणिज्यिक गतिविधियों पर अपना एकाधिकार बरकरार रखा। आगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को हम इस माइंड मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं।